Hello my friends, welcome you all on my YouTube channel Economics Planet where we are making your economics very easy. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल Economics Planet में. So I Rahul Parmar here presenting class 5th on national income calculation. आज की जो क्लास है उसमें हम सबसे पहले जो फोर्थ क्लास का छोटा सा बचा हुआ टॉपिक था, एक छोटी सी टर्म थी, पहले उसको फिनिश करेंगे. देन वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट टॉपिक. ओके, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द अपडेट्स. एंड एक और स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सब व्यूअर से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप किसी भी एजुकेशनल चैनल की किसी भी वीडियोस को देखते हैं, इफ यू रियली वांट कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिले, लाइक वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू, वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली वन थिंग फ्रॉम यू, योर व्यूज एंड योर वॉच टाइम. तो आज से प्लीज अगर हो सके तो कोई भी एजुकेशनल वीडियो आप प्ले करें यूट्यूब पे, उसे लाइव देखने की कोशिश कीजिएगा. प्लीज डोंट डाउनलोड इट बिकॉज डाउनलोडिंग एक्चुअली किल्स एन एजुकेटर्स हार्ड वर्क. तो रिक्वेस्ट है, डोंट डाउनलोड द वीडियो एंड प्लीज वॉच इट लाइव सो दैट वी कैन गेट सम वॉच टाइम फ्रॉम यू ऑल एंड कैन ग्रो. तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की 5th क्लास. तो देखिए, मैंने आपको आज तक क्या क्या पढ़ा दिया है. क्लास नंबर 1 में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, दैट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फिर हमने कहा फर्स्ट वी विल स्टार्ट द मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहली यूनिट है दैट इज नेशनल इनकम. तो मैंने कहा नेशनल इनकम हम लोग पढ़ेंगे. नेशनल इनकम को शुरू करने से पहले हमने उसके 2 पार्ट किए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करी कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे. देन आई सेड कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले शुरू करेंगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी 2 एलिमेंट थे. पहला एलिमेंट था 8 एग्रीगेट और दूसरा एलिमेंट था 3 मेथड्स. 8 एग्रीगेट से शुरुआत करी थी, 8 एग्रीगेट के नाम और तीनों मेथड्स के नाम बताए गए थे आपको, और 8 एलिमेंट में से पहला एलिमेंट हम लोगों ने उठाया था दैट वाज जीडीपी एमपी. और जीडीपी एमपी की डेफिनेशन क्या थी? यू कैन सी इट इज रिटन अबव, फाइनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर बाय ऑल प्रोड्यूसिंग सेक्टर. ये जीडीपी एमपी की डेफिनेशन थी. पिछली 3 क्लास से मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ. और इस डेफिनेशन के जो कंपोनेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिससे आप लोग आज तक वाकिफ नहीं थे, उन लगभग सारे कंपोनेंट्स की बात कर चुका था मैं अपनी 2nd वीडियो में, 3rd वीडियो में और 4th वीडियो में. आज की जो वीडियो है वो इसी जीडीपी एमपी की एक छोटी सी टर्म बाकी रह जाती है, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टर्म्स और नेक्स्ट कंपोनेंट. तो देखिए, मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है आज तक. सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी इसके अंदर? इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज थी फाइनल वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बाय ऑल प्रोड्यूसिंग सेक्टर. ये 1, 2, 3, 4 और 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिसके ऊपर हम लोगों को बात करनी थी. मैंने आपसे गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर ली क्लास नंबर 3 में. क्लास नंबर 3 में मैंने आपसे गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर ली. कौन कौन सी टाइप ऑफ गुड्स होती है डिस्कस कर लिया. क्लास नंबर 4th में मैंने आपसे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर ली, है ना. क्लास नंबर 4th में मैंने आपसे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर ली. क्लास नंबर 1 में मैंने आपसे प्रोड्यूसिंग सेक्टर की भी बात कर ली. प्रोड्यूसिंग सेक्टर की बात भी क्लास नंबर 1 में हम कर चुके थे. अब जो फाइनल रहता है वो अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर मैं पहले भी बता चुका हूं, यू ऑल नो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बात करने लायक बात. इट इज अ वेरी सिंपल टर्म्स. अकाउंटिंग ईयर इज द ईयर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल ऑफ दिस ईयर एंड एंड्स विद 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. ये अकाउंटिंग ईयर होता है. आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है दैट इज फाइनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू. कि भैया किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की ये जो फाइनल वैल्यू होती है या जो मार्केट वैल्यू होती है वो एक्चुअली मार्केट के अंदर कैसे कोड की जाती है, कैसे बनती है. तो एक बहुत सिंपल पर्सन की तरह हम लोग समझेंगे कि मार्केट वैल्यू या फाइनल वैल्यू किसी भी चीज की कैसे बनती है. ठीक है ना. द कमोडिटी विच वी आर बाइंग फ्रॉम द मार्केट, सपोज आई एम बाइंग दिस पेन एट 70 रुपीज, तो ये 70 रुपीज किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, इनमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल है. ओके, तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, देन वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो देखिए, क्लास 5th में आज हमारा क्या क्या कवर होने वाला है. फाइनल वैल्यू या मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं, इट इज रिटन हियर. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम की.
नेक्स्ट हम लोग सेकंड टर्म उठाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की, एंड फाइनली बात करेंगे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम की। ओके, तो आज की क्लास हमारी फोकस है चार चीजों पे। मार्केट वैल्यू या फाइनल वैल्यू किसे कहते हैं, देन डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, व्हाट इज नेशनल इनकम, एंड व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये चार बातें हम लोग आज इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो देखिए आप ऊपर देख सकते हैं एक इक्वेशन लिखी हुई है, रॉ मटेरियल प्लस फैक्टर पेमेंट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू या फाइनल वैल्यू एट विच वी पीपल आर बाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज। जिस गुड प्राइस के ऊपर हम कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदते हैं वो कैसे बनी होती है। अगर मैंने ये पेन खरीदा है मार्केट से तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें इसके रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग शामिल है, इसमें इसके फैक्टर्स को जो हम लोगों ने पेमेंट दिया, जो लोग इस पेन को बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया, उनका रेम्यूनरेशन, उनका रिवार्ड शामिल है ना। नेक्स्ट इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल है, जिस भी मशीनरी की हेल्प से ये बना होगा तो उसका भी फिक्स कॉस्ट हमने चार्ज किया इसी पेन के ऊपर। देन इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का पैसा शामिल है और इसमें सब्सिडीज का पैसा डिडक्ट हुआ हुआ है। ये चार पांच चीजों से मिलकर इसकी मार्केट प्राइस जो होती है 70 रुपीज या 80 रुपीज, जितने में भी मैंने ये पेन खरीदा वो क्या है, कोट होती है मार्केट के अंदर। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है मैंने, न्यूमेरिकल एग्जांपल। सपोज हम कोई कमोडिटी बना रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग एनी एक्स कमोडिटी। ओके, अब उस एक्स कमोडिटी को बनाने के लिए मैंने क्या दिया है, मैंने सबसे पहले 100 रुपए का रॉ मटेरियल लिया। क्या लिया मैंने, 100 रुपए का रॉ मटेरियल लिया। मैंने 400 रुपए क्या किए, फैक्टर्स को दिए। अब ये फैक्टर्स कौन होते हैं, फैक्टर्स आर बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वी नो इट वेरी वेल, 11th क्लास में सबने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो मैं भी बता देता हूं। ठीक है, फैक्टर्स आर दोज कंपोनेंट्स which are required to produce any commodity. Basically, we require four types of factors. First is land, second is labor, third is capital, and fourth is entrepreneur. हमें काम करने के लिए कोई लैंड चाहिए जिसपे हम लोग कोई भी काम कर सकें। सपोज इफ आई एम टीचिंग हियर, तो आई विल बी टीचिंग ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, किसी लैंड के ऊपर, किसी जगह के ऊपर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट लेबर चाहिए। क्लियर है क्या, मीन्स द पर्सन हु विल बी डूइंग वर्क, who will convert the raw material to the finished goods, who will help to convert raw material into finished goods. Then we need the capital, हमें पैसा चाहिए, because to buy the raw material, to buy the input, to buy the fixed assets, we will be requiring some amount of capital. And finally we need a person who will take risk to combine all these factors along with the raw material and will take risk to produce the finished goods and he will be selling it into the market. तो ऐसे पर्सन को हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है ना, जो रिस्क लेता है इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट बनाने की, उसको मार्केट में सेल्स करने की, उस सेल्स से पैसा रियलाइज करवाने की और अगेन इन फैक्टर्स में बांटने की, और जो पीछे बचा कुचा पैसा होता है उसे वो एज अ प्रॉफिट अपने पास रखता है। ठीक है, सो दैट पर्सन विल बी नोन एज एंटरप्रेन्योर। तो देखिए किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज बनी हो, सपोज ये मैं इसी पेन की बात कर रहा था, तो इस पेन में क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग इंक्लूड है, इसमें इसके लेबर को दिया जाने वाला पैसा इंक्लूड है, ये जिस लैंड के ऊपर बन रहा है अगर उसका रेंट लग रहा है तो उस रेंट का भी कुछ पोर्शन इसमें आया हुआ है, अगर कैपिटल मार्केट से उधार लिए तो उसका इंटरेस्ट का पैसा भी इसके अंदर ऐड होगा, और जो एंटरप्रेन्योर इस पेन को बना के मार्केट में बेचने की रिस्क ले रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एनी अमाउंट पेड टू देम विल बी नोन एज फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। जो भी अमाउंट हम फैक्टर्स को देंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को देंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट। तो कोई भी चीज आप खरीदे मार्केट में से, उसमें उसके रॉ मटेरियल का पैसा शामिल होता है, उसमें उसके फैक्टर पेमेंट का पैसा शामिल होता है। नाउ जिन मशीनरीज की हेल्प से ये गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है, उन मशीनों में घिसावट होती है, तो उन घिसावट का जो चार्ज होता है, जो पैसा होता है, ठीक है ना, वो गुड्स की कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है ना। जितनी भी गुड्स निकलेगी और जितना भी डेप्रिसिएशन हम उसके ऊपर लगाएंगे, दैट डेप्रिसिएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दैट गुड्स प्रोड्यूस। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर जो 100 रुपए का रॉ मटेरियल लेके बनाया, उस पर 10 रुपए हमने क्या लिए, डेप्रिसिएशन के भी लगाए। अब भैया देखो, अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी होती तो गवर्नमेंट नहीं होती, लेकिन 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है तो गवर्नमेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड वेयर देयर इज अ गवर्नमेंट, दे विल श्योरली चार्ज सर्टेन काइंड ऑफ टैक्सेस फ्रॉम यू। चाहे आप प्रोडक्शन करो, चाहे आप कंजप्शन करो, चाहे आप इनकम जनरेट करो, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपसे चार्ज करती रहती है। तो व्हाटएवर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन द नेशन, उस पे क्या किया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे।
तो ये जो गुड्स बना रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर भी क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे। तो सपोज इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने लगे आपके, 10 रुपए, ठीक है ना। सो 10 रुपीज आपसे इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किए गए यहाँ पे, और गवर्नमेंट क्या कर, जैसे टैक्स चार्ज किया गया, आपकी जो मार्केट प्राइस थी उस गुड्स की क्या हो गई, बढ़ गई, बिकॉज दैट इज एडिंग टू द कॉस्ट। तो टैक्सेस क्या करता है, टैक्सेस इंक्रीजेस द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। एंड कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, किसी बिजनेस को एनकरेज करने के लिए, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए सब्सिडीज क्या करती हैं, प्रोवाइड करवाती हैं। तो जब सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जाएगी तो क्या होगा, उससे उसकी मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस क्या हो जाने वाली है, रिड्यूस हो जाने वाली है। तो सपोज करिए इसके ऊपर 5 रुपए क्या मिली आपको, सब्सिडी मिली। तो जब 100 रुपए रॉ मटेरियल, 400 रुपए फैक्टर पेमेंट, 10 रुपए डेप्रीसिएशन, 10 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स और 5 रुपए क्या हुए, सब्सिडी के वापस मिल गए, तो मार्केट के अंदर ये गुड्स कितने रुपए में अवेलेबल है, मार्केट में ये गुड्स 515 रुपए में, 515 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। ये जो प्राइस है दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस मार्केट प्राइस की बात कर रहा था। जीडीपी जो कैलकुलेट होता है जब हम गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, और उन सारे एक्सपेंडिचर्स को, जो भी सेक्टर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जब जोड़ लिया जाता है, तो कौन सी वाली एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं हम लोग, वी विल एड ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उनके ऊपर जब लोग खर्चा करेंगे तो उन सारे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और वो जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो कौन सी वैल्यू पे करेंगे, मार्केट प्राइस पे करेंगे, है ना। जो भी फाइनल कंज्यूमर्स होंगे दे विल बाय दैट कमोडिटी एट द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कैसे बनता है, मार्केट प्राइस विल कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रीसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ओके, अब देखिएगा हकीकत में जो नेशन में वैल्यू एडिशन हुआ, वो नेशन में जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ है, नेशन में वैल्यू एडिशन सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए हुआ। नेशन में वैल्यू एडिशन सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ है, 400 रुपए हुआ। कैसे हुआ, व्हेन वी विल स्टडी द वैल्यू एडिशन मेथड, तब मैं आपको ये वैल्यू एडिट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वैल्यू एडिशन कैसे 400 रुपए हुआ, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। तो आई होप आपको मार्केट वैल्यू कैसे किसी चीज की बनती है उसमें तकलीफ नहीं आई होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टर्म दैट इज डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। नेक्स्ट टर्म्स के ऊपर बात करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। देखिए डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। जिस नेशनल इनकम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, हकीकत में हमें पता तो चले वो नेशनल इनकम होती क्या है ना। और नेशनल इनकम के अलावा एक और कंपोनेंट होता है दैट इज डोमेस्टिक इनकम। वो क्या होता है, दोनों में टेक्निकल डिफरेंस तो पता चले हमें। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए डोमेस्टिक इनकम, domestic income, as you can see here, what is domestic income? The sum total of factor income generated within domestic territory during a particular accounting year, no matter who generates it, normal resident or non-resident. I am repeating it again, the sum total of factor incomes generated within domestic territory, डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेटेड जो फैक्टर इनकम है उन सबका सम। अब फैक्टर इनकम कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड की इनकम रेंट, लेबर की इनकम वेजेस, कैपिटल की इनकम इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर की इनकम क्या हो जाती है, एंटरप्रेन्योर की इनकम हो जाती है आपका प्रॉफिट। ओके, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के जो वर्क है उनका रिवार्ड का जब सम करोगे, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुआ है, नो मैटर हु जनरेट्स इट, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इन सबके सम को, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने डिस्कस किया था मेरी 4th वीडियो में। अगर नहीं आपको मिल रहा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहां पे मिल जाएगा आपको, या वीडियो के एंड के अंदर मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, प्लीज उसे आप देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए डोमेस्टिक इनकम के बारे में हम इसके टुकड़े करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास में जो हमको नहीं पता। तो देखिए सबसे पहली जो टर्म है डोमेस्टिक इनकम के अंदर, सम टोटल मीन समेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम हमें नहीं पता क्या होती है। जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में मैं बात कर चुका हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी इज व्हाट, पॉलिटिकल टेरिटरी और ज्योग्राफिकल टेरिटरी, प्लस 4 चीजें और बताई थी मैंने, 4th वीडियो आप लोग देख लीजिएगा।
ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अभी अभी बात करी है मैंने, नो मैटर हु जनरेट्स इट, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में तो बात हो चुकी है। अब जो नई टर्म निकल के आ रही है यहाँ पे, वो निकल के आ रही है फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इन दो मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डोमेस्टिक इनकम का मतलब समझ लेते हैं। तो अब देखिए डोमेस्टिक इनकम क्या है, बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में लिखा है नीचे, घर में जनरेटेड इनकम, घर मतलब मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी, घर में जनरेटेड इनकम, चाहे घर वाला मतलब नॉर्मल रेजिडेंट कमा के लाए या बाहर वाला मींस नॉन रेजिडेंट कमा के लेके आए। हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में मींस हमारा जो इकोनॉमिक टेरिटरी है उसमें घर वाले लोग, घर वाले इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं और बाहर के लोग, बाहर के इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। कोई भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करे, किसी भी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, अगर उससे उसको पैसा मिल रहा है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, उसमें जनरेटेड इनकम को हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी डोमेस्टिक टेरिटरी में बैठ के काम कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल रेजिडेंट हूं, रेजिडेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे बट पहले डोमेस्टिक इनकम का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूं, ठीक है, और मैं डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के काम कर रहा हूं, तो मेरी इनकम तो मेरी इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। सिमिलरली एक नॉन रेजिडेंट जो इंडिया का बंदा नहीं, इंडिया का रेजिडेंट नहीं, ठीक है ना, वो इंडिया में एक मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए आता है, इंडियन फर्म हैज परचेज द मशीनरी फ्रॉम रशिया, वहां का इंजीनियर आया इंडिया में, वो रहा महीने भर तक, अपनी प्रोफेशनल फीस लेके चला गया। उसने पैसा कहां कमाया, उसने पैसा अर्न किया, उसने फैक्टर इनकम जनरेट करी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। सो नो मैटर हु जनरेट्स इट, अब करी कहां पे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो उसको डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। मेरी इनकम प्लस उनकी इनकम, दोनों की इनकम मिला के क्या बनेगी, डोमेस्टिक इनकम बनेगी। दोनों की इनकम मिला के क्या बनेगी, डोमेस्टिक इनकम बनेगी। इस बात का ख्याल रखिएगा, उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। तो घर में जनरेटेड इनकम चाहे घर वाला बनाए या कोई बाहर वाला बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही है बात समझ में। मान लीजिए महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड है, महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने इस ईयर 5,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है, तो ये क्या है, ये फैक्टर इनकम है महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स को। कहां जनरेट करी महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स ने, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। वहीं पे कोई फॉरेन कंपनी, मान लीजिए किया मोटर है ना, जो कि एक तरीके का नॉन रेजिडेंट है, उसका दिल कहां बसता है, उसका दिल हिंदुस्तान में नहीं बसता, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे पैसा जनरेट करेगा और प्रॉफिट सारा अपने देश में भेजेगा, है ना। तो जब देश में भेजेगा, लेकिन उसने कमाया कहां पे, इंडिया में रह के कमाया, है ना, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। नो मैटर वो पर्सन कौन है, ही इज अ नॉर्मल रेजिडेंट और नॉट, if they are earning any amount of money within India, their income will be considered as a part of domestic income. Okay, I hope आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल इनकम पे। तो देखिए अगेन नेशनल इनकम की डेफिनेशन, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, अगेन देखो सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम का, जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट during an accounting year, no matter whether it is generated within the domestic territory or outside the domestic territory. तो अगेन यहां पे वही तीन टर्मिनोलॉजी आती है, फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी सबको क्लियर है, फोर्थ वीडियो अगेन बोल रहा हूं देख लेना। नेक्स्ट हमको बात करनी है अब फैक्टर इनकम की और रेजिडेंट्स की, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं उसकी। बट उससे पहले मैंने आपको कहा मैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को बहुत क्लियरली समझा देने वाला हूं। तो देखिए नेशनल इनकम क्या हो गई, नेशनल इनकम इज इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, जो नॉर्मल रेजिडेंट है उनकी इनकम नेशनल इनकम है भैया, उनकी इनकम नेशनल इनकम है। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन है उस पर मेरे को बात करनी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है, ठीक है। सो अभी मैं बात कर रहा हूं कि नेशनल इनकम क्या होती है, इसका मतलब समझ लीजिए, नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी फैक्टर इनकम, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर से होने वाली
जो फैक्टर इनकम है उसके सम टोटल को हम क्या कह रहे हैं, नेशनल इनकम कह रहे हैं, जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है। कोई फर्क नहीं पड़ता कहां रह के कमाई, चाहे उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के कमाई, चाहे उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के कमाई, या कहीं बाहर जाके, कहीं विदेश जाके, कहीं फॉरेन जाके क्या करी, कमा के इंडिया में लेके आए। मतलब किससे है यहां, मतलब रेजिडेंट से है, और डोमेस्टिक इनकम में मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से था। वहां रेजिडेंट से मतलब नहीं था, वहां डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेटेड इनकम से मतलब था। जबकि नेशनल इनकम में मतलब किससे है, नेशनल इनकम में मतलब है नॉर्मल रेजिडेंट की फैक्टर इनकम से, नॉर्मल रेजिडेंट की फैक्टर इनकम से, नो मैटर ही हैज जनरेटेड इट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मान लीजिए अगर विराट कोहली कहीं बाहर गेम्स खेलने के लिए जाता है और वहां से पैसा लेके आता है, अपनी प्रोफेशनल फीस लेके आता है, ठीक है, तो वो जब इंडिया लेके आएगा तो क्या उसने डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के बनाया, नहीं, उसने किसी दूसरी टेरिटरी में जाके प्रोडक्शन किया, दूसरी टेरिटरी से पैसा कमा के लेके आया, तो वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, लेकिन नेशनल इनकम में वो क्या होगा, इंक्लूड होगा। जब विराट कोहली वहां से पैसा कमा के लेके आ रहा है, आईपीएल खेलने के लिए बाहर गया, वहां से पैसा कमा के लेके आया, ओके, तो ये जब पैसा कमा के लेके आएगा, इस पैसे को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम, क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहे हमारी कंपनियां बाहर से लेके आए एज अ प्रॉफिट, या चाहे हमारे लोग बाहर से कमा के लेके आए एज अ प्रॉफिट, इसे हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रेजिडेंट्स है। क्या है ये, नॉर्मल रेजिडेंट्स है, इनका दिल हमारे हिंदुस्तान में बसता है। नॉर्मल रेजिडेंट से मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में मेरी, ओके। सो ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। सपोज कर लीजिए एसबीआई बैंक अपने प्रॉफिट्स को सबमिट करती है इंडिया में, ये भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जो एसबीआई बैंक है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के काम नहीं कर रही है, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट है, बाहर रह रही है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका दिल हकीकत में कहां बसता है, इंडिया में बसता है। वो अपना प्रॉफिट एंड एट द एंड कहां सबमिट करेगी, इंडिया में सबमिट करेगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई इंसान ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में कोई मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए आ गया, या 2-3 महीने की ट्रेनिंग सेशन देने के लिए यहाँ के लोगों के लिए आ गया, यहाँ के लोगों को ट्रेन करने के लिए आ गया, तो वो जो प्रोफेशनल फीस लेके जाएगा, अब वो पर्सन हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। जब वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है तो उसकी इनकम चाहे इंडिया में जनरेट की हो उसने, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नेशनल इनकम क्या लिखा हुआ है, घर वाले की इनकम, चाहे उसने घर में जनरेट करी हो या बाहर जनरेट करी हो। तो देखिए बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, घर वालों की इनकम चाहे घर में कमाई हो या बाहर से कमा के लाए। घर वाले लोग, घर वाली कंपनियां, हमारे डोमेस्टिक कंपनीज, हमारे डोमेस्टिक नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे घर में कमा रहे हो पैसा या बाहर से पैसा कमा के लेके आए हो, उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो मैटर क्या करता है यहाँ पे, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है, घर वाले लोग कौन है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो कंपनी हो। नेशनल इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, नॉर्मल रेजिडेंट की अर्निंग को हम नेशनल इनकम कहते हैं, चाहे घर में कमाए या बाहर से लाए। और डोमेस्टिक इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, चाहे वो फिर घर वाला कमाए या फिर बाहर वाला कमाए। टू मेक दीज बोथ डेफिनेशन वेरी क्लियर, हम मूव करते हैं अपने मैप पे, वहां मैं समझा पाऊंगा आपको डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखिए ये है इंडिया का मैप, ओके। अब मान लीजिए ये इंडिया जो है, इस इंडिया में कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये ब्लू कलर से मैं जो भी बना रहा हूं, दीज ऑल आर इंडियंस, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं या कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं, दे आर इंडियंस, ओके। तो देखिए इंडिया में रह के एक पर्सन यहां काम कर रहा है, दूसरा पर्सन यहां काम कर रहा है, ठीक है, तीसरा मान लीजिए एसबीआई बैंक है, ये काम कर रही है, फिर मान लीजिए यहां पे मारुति काम कर रही है, ठीक है ना। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी पे काम कर रहे हैं, क्लियर है क्या।
अब इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए वो लोग कौन है, अब ये जो रेड कलर से बना रहा हूं मैं, ये इंडिया के लोग नहीं है, दे आर नॉट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। कुछ समय के लिए इंडिया में काम करने के लिए आए, वापस चले जाएंगे। ये कोई टेक्नीशियन हो सकते हैं, कोई लेक्चरर्स हो सकते हैं, कोई ट्रेनर्स हो सकते हैं, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, है ना। मान लीजिए ये इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, सिमिलरली ये एक और इंसान इंडिया के अंदर काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, चाहे ये नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे ये नॉन रेजिडेंट हो, ब्लू कलर वाले सारे इंडियंस हैं, रेड कलर वाले सारे के सारे नॉन रेजिडेंट्स हैं, नॉन इंडियंस हैं, ठीक है ना। नॉन रेजिडेंट्स कहना बेटर होगा, ठीक है। ब्लू कलर वाले सारे रेजिडेंट्स हैं, रेड कलर वाले सारे नॉन रेजिडेंट्स हैं। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं रेड कलर में, मान लीजिए HSBC बैंक है, ठीक है ना। ये भी एक तरीके की नॉन रेजिडेंट है, ठीक है ना। क्लियर है कि बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी इंडिया में रह के क्या कर रही है, काम कर रही है। अब मैंने क्या कहा, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अब इसकी इनकम, इसकी इनकम, इसकी इनकम, इसकी इनकम, इसकी इनकम, इस पर्सन की इनकम और इस पर्सन की इनकम, ये सारी के सारी क्या बन जाने वाली है, इन सब की इनकम को आप लोग क्लब कर देना, ये सारी के सारी इनकम क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। क्योंकि ये इनकम कहां जनरेट हुई है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है। कहां पे, डोमेस्टिक टेरिटरी में, जो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है वहां पे ये इनकम जनरेट हुई है। अब वो चाहे ब्लू कलर वाले नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाई हो या रेड कलर वाले नॉन रेजिडेंट्स ने बनाई हो, किसी ने भी बनाई हो, इनकम ऑफ ऑल हु आर वर्किंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अब देखिए क्या होता है कि इसी में मैं और फर्दर प्रोसीड करता हूं आपसे। हमारे कुछ लोग, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट क्या करने गए, बाहर काम करने गए। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कैसे कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, ठीक है। हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, मान लीजिए यहाँ पे एक नेपाल में काम करने गया एक पर्सन, ओके, फिर एक पर्सन यहाँ पे ऊपर कहीं और काम करने चला गया, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ पे हमारी ये PNB बैंक काम करने गई, बाहर कहीं पे ब्रांच लगा रखी है उसने, आउट ऑफ कंट्री, ओके। ऐसे ही मान लीजिए जो टाटा मोटर्स है, उसने अपना कहीं काम कर रखा है किसी दूसरे नेशन के अंदर, तो ये लोग क्या करने गए, बाहर काम करने गए, ठीक है। सो नेशनल इनकम क्या होती है, इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स नो मैटर जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी जितने भी लोग बाहर गए काम करने के लिए, चाहे ये पर्सन गया काम करने के लिए, चाहे ये पर्सन गया, चाहे टाटा गया, चाहे PNB गया, इन सबका दिल कहां बसता है, इंडिया में बसता है। तो ये सब कौन लोग हैं, ये सब नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। और ये सब क्या करेंगे, अपनी कमाई कमा कमा के कहां भेजेंगे, इंडिया में भेजेंगे। कहां भेजेंगे, इंडिया में भेजेंगे। तो जब इन सब की इनकम को तुम क्लब करोगे, तो ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे नॉर्मल रेजिडेंट है। और इन सबकी इनकम को क्लब करोगे, इन सबकी फैक्टर इनकम को क्लब करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम मिल जाएगी, है ना। हमको ये लाल वाले जो लोग हैं, रेड कलर के जो लोग हैं, इनकी इनकम को क्लब नहीं करना है नेशनल इनकम में, क्योंकि ये तो हमारे देश से पैसा लेके जाएंगे, है ना। हमको सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को क्या करना है, क्लब करना है। तो देखिए लाइंस भी ब्लू कलर की बनाता हूं। ये पर्सन इंडिया पैसा लेके आया, ये पर्सन इंडिया पैसा लेके आया, टाटा ने पैसा इंडिया में दिया, PNB पैसा इंडिया में लेके आया, ये पर्सन इंडिया में लाया, ये पर्सन लाया, मारुति भी लेके आई, और ये SBI यहाँ वाली भी। अब ये जो ब्लू कलर वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, ठीक है ना, ये जो इनकम है सिर्फ और सिर्फ किन की इनकम है, इंडियंस की इनकम है, इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम है। ओके, तो नेशनल इनकम क्या है, इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे घर में रह के बनाई हो या चाहे बाहर से लेके आया हो। तो ये चार लोग देखो, ये चार लोग कौन हो गए, एक, ये दो SBI, ये तीसरा ये पर्सन, और ये चौथी मारुति। ये चार लोग घर में से पैसा कमा रहे हैं, यानी घर में ही जनरेट कर रहे हैं। और एक, दो, तीन और ये चार लोग ये बाहर से पैसा कमा के लेके। तो इन 8 इंडियंस की जो कंबाइंड फैक्टर इनकम है, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी नेशनल इनकम। ओके, ये कहलाएगी नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम किसे कह रहे थे हम लोग, डोमेस्टिक इनकम कह रहे थे हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेटेड इनकम, जो चाहे घर के लोगों ने यानी नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाई हो या चाहे नॉन रेजिडेंट्स ने बनाई हो। तो
जो डोमेस्टिक इनकम है वो किन लोगों की इनकम थी, जो 4 लोग हमारे ब्लू कलर के हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे थे वो, और प्लस ये जो 3 रेड कलर वाले थे जो लोग थे एचएसबीसी और 2 दूसरे लोग थे जो इंडिया में काम कर रहे थे। इन 7 लोगों की इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। और इन 8 लोगों की इनकम जो ब्लू कलर वाले लोग हैं जो चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के काम कर रहे हैं या फिर बाहर से पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, वो क्या है, आपकी नेशनल इनकम है। तो आई होप आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब जब हमारे रेसिडेंट्स बाहर से पैसा क्या कर रहे हैं, कमा के लेके आ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, फीफा। ओके, और ये जो लोग हैं जो रेड कलर वाले हैं, ये यहां से पैसा कमा कमा के क्या ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे फीटा। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, फीटा, यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, यानी हमारे लोग जो बाहर से पैसा कमा के लेके आते हैं उसे हम जोड़ देते हैं। और जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ये रेड कलर वाले लोग जो इनकम कमा रहे हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते साइन हटा देते हैं। तो नेशनल इनकम में फीफा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होता है, और जो फीटा होता है वो क्या होता है, लेस होता है, यानी उसको कंसीडर नहीं करते, डिडक्ट हो जाता है। जबकि डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड नहीं होती, लेकिन जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जाती है वो डोमेस्टिक इनकम में क्या होती है, ऐड होती है। तो आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वीडियो को आराम से मन लगा के धीरे धीरे सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए। सो देखिए, अब आपको बहुत क्लियर होगा, डोमेस्टिक इनकम मींस घर में जनरेटेड इनकम, चाहे घर वालों ने कमाई या बाहर वालों ने। और नेशनल इनकम मींस घर वालों की इनकम, चाहे घर में रह के कमाई, वो 4 लोग अपने इंडिया में रह के काम कर रहे थे, एंड चाहे बाहर से कमा के लेके आए। ओके, मैटर क्या करता है, वो घर वालों की इनकम होनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में डाउट नहीं होगा। बट अब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में से हमें 3 नई बातें मिली थी, 3 कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स मिले थे, 3 टेक्निकल वर्ड्स मिले थे। पहला तो था आपका फैक्टर इनकम क्या होती है, कुछ कुछ बात मैं कर चुका हूं और बात कर लेता हूं उसके ऊपर। दूसरा, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और तीसरा, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। सो लेट्स मूव टू फैक्टर इनकम। चलिए, सो देखिए, एज यू कैन सी हियर, इनकम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 तरह की इनकम आप लोगों के पास आ सकती है। 2 तरह की इनकम हम कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट इनकम इज द फैक्टर इनकम एंड द सेकेंड इनकम इज ट्रांसफर इनकम। अब भैया ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम किस बला का नाम है, समझने की कोशिश कीजिए। फैक्टर इनकम को बार बार समझा चुका हूं। any type of work which you are doing and you are getting certain reward for that, that reward will be taken as factor income for you। वो रिवार्ड क्या है, आपके लिए फैक्टर इनकम है। यानी जब आप मेहनत करो और मेहनत का जब पैसा मिले आपको, वो मेहनत का पैसा आपकी फैक्टर इनकम है। कोई भी मेहनत करे, ठीक है, आप कोई भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना, या आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे के ऊपर भी अगर आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो आपके लिए क्या है, फैक्टर इनकम। बट अगर कोई भी पैसा फ्री में मिलता है, ठीक है ना, फ्री अर्निंग, क्लियर, दैट इनकम इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। बहुत ही लेमन लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज ट्रांसफर इनकम। लुक एट द डेफिनेशन। फैक्टर इनकम इज मनी रिसीव्ड in exchange for rendering any productive services, for rendering any productive services। किसी भी तरह की प्रोडक्टिव सर्विसेज, चाहे वो सर्विसेज लैंड की हो, चाहे वो सर्विसेज लेबर की हो, चाहे वो सर्विसेज कैपिटल की हो, या एक एंटरप्रेन्योर अपना दिमाग लगा के कोई काम कर रहा हो, अगर इसका रिवार्ड हमको मिलता है तो दैट रिवार्ड विल बी टेकन एज फैक्टर इनकम। वेयर एज ट्रांसफर इनकम इज व्हाट, मनी रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स और सर्विस। बिना गुड्स प्रोवाइड किए, बिना सर्विस प्रोवाइड किए अगर हमको कोई मनी मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनकम कहते हैं। यानी फ्री का पैसा, फ्री का माल,
फ्री का माल है तो ट्रांसफर इनकम है, लेकिन कमाई करी है, मेहनत करी है, पसीना बहाया है ना। देखो लैंड भी ऐसे तो नहीं आती, लैंड के लिए भी कभी ना कभी तो आपने पसीना बहाया होगा, है ना। जो कैपिटल अगर आप किसी को उधार दे रहे हो तो उस कैपिटल के लिए भी तो आपने पसीना बहाया है। इफ यू आर एंटरप्रेन्योर तो भी तो आपने अपना दिमाग लगाया है, और एज अ लेबर तो हम सब पसीना बहाते ही हैं। कुछ मेंटल कुछ कुछ फिजिकल वर्क करते हैं और कुछ मेंटल वर्क करते हैं। ओके, तो फॉर दैट ऑल्सो वी आर एंगेजिंग आवर माइंड, वी आर एंगेजिंग आवर सेल्फ एंड वी आर रिसीविंग समथिंग। तो मेहनत के बदले, काम के बदले, किसी गुड्स या सर्विस के बदले कोई भी अगर पैसा मिलता है आपको, तो वो पैसा आपका क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम कहलाएगा। लेकिन अगर मुफ्त में, फ्री में कोई पैसा मिलता है आपको, कोई इनकम आती है, मेरे पापा ने मेरे को पॉकेट मनी दे दी, मैंने कोई काम नहीं किया, है ना। मेरे को मेरी बुआ ने गिफ्ट भेजा, मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी, मैंने कोई काम नहीं किया। मैं फ्री बैठा हूं, मेरे को ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, मैंने कोई काम नहीं किया, है ना। कोई वीडो है, उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंडर में पेंशन दे रही है, उसने कोई काम नहीं किया। तो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम। जबकि मैंने अपनी लैंड किराए पे दी, मुझे रेंट मिल रहा है, ये मेरी फैक्टर इनकम है। मैं एज अ लेबर, एज अ प्रोफेशनल कहीं पे काम करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे वेजेस मिल रहे हैं, मुझे प्रोफेशनल फीस मिल रही है, मेरी मेहनत का पैसा है। मेरी कैपिटल मैंने किसी को काम अपने बिजनेस में लगाने के लिए दी, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरी मेहनत का पैसा है। मी एज एंटरप्रेन्योर रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना, आई एम एंटाइटल्ड फॉर द प्रॉफिट, दैट इज ऑल्सो माई फैक्टर। तो जब काम के बदले, गुड्स के बदले, सर्विस के बदले पैसा मिले, तो वो पैसा फैक्टर इनकम है। लेकिन बिना काम किए कोई भी पैसा मिल जाए तो वो पैसा कैसा है? ट्रांसफर इनकम है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, फैक्टर इनकम को हम बायलेटरल पेमेंट कहते हैं, बिकॉज जब हम कुछ देते हैं तभी सामने वाला कुछ देगा। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम्स होती है, दे आर नोन एज यूनिलेटरल पेमेंट। ओके, यूनिलेटरल मींस आपके पास सिर्फ पैसा आ रहा है, आपको वापस कुछ नहीं देना, आप लायबल नहीं हो कुछ पे करने के लिए। अगर मेरे को मेरी बुआ गिफ्ट दे रही है तो मैं लायबल नहीं हूं कि मैं उनको कुछ दूं। मेरे को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है तो मैं लायबल नहीं हूं कि मुझे गवर्नमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज अ यूनिलेटरल काइंड ऑफ पेमेंट। सो यू कैन सी हियर earned income. Factor income is also known as earned income and transfer income is known as unearned income. Free का पैसा and factor income is मेहनत का पैसा. Next is factor income is bilateral payment. Means आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, आप गुड्स दोगे तो पैसा मिलेगा, आप सर्विसेज दोगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या है भैया? ट्रांसफर इनकम इज यूनिलेटरल पेमेंट। आपको पैसा मिल गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज यूनिलेटरल पेमेंट। नेक्स्ट चलिए, ठीक है। फैक्टर इनकम इज नोन एज रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। अब देखिए, लेबर पे मुझे बहुत अच्छी बात करनी थी। आई यूज्ड टू आस्क माय स्टूडेंट्स, what do you mean by labor? So my student says, sir, labor is the person who performs any work. Then मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है उनके सामने, if labor is the person who is doing our work, then who is the worker? अगेन उनका जवाब सेम आता है कि सर द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उनको कि बेटा फिर वर्क क्या होता है ना, और लेबरर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स जनरली बोलते हैं सर लेबरर इज द पर्सन हु गेट द वर्क डन फ्रॉम लेबर। ये बिल्कुल गलत बात है। लेबर मीन्स द वर्क, वेयर एज द पर्सन हु डज दैट वर्क इज नोन एज लेबरर। तो हमें काम करने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए उस टास्क परफॉर्म करने वाले बंदे की जरूरत होती है, जिसे हम लोग लेबरर कहते हैं। उस लेबरर को अपनी लेबर के यानी एफर्ट्स के बदले में क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। सो बी वेरी क्लियर, लेबर डज नॉट मीन अ पर्सन, लेबर इज सम वर्क, कोई काम है लेबर, एंड द पर्सन हु विल बी परफॉर्मिंग दैट लेबर विल बी कॉल्ड एज लेबरर। उसे क्या कहेंगे हम लोग? लेबरर कहेंगे, श्रमिक कहेंगे। जबकि लेबर क्या है? श्रम है। मुझे कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए कुछ श्रम की जरूरत होती है, कुछ मेहनत की जरूरत होती है, मींस कुछ उसमें एफर्ट डालने की जरूरत है। वो एफर्ट डालता कौन है? वो एफर्ट डालता है लेबरर। सो बी वेरी क्लियर विद द टू टर्म्स लेबर एंड लेबरर।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज एंड लर्न द राइट मीनिंग ऑफ लेबर. Labor is not the person, rather labor is a work. Labor is some work that will be done by laborer, the person. Okay. So rewards of factors of production: land, labor, capital, and entrepreneurs are factors of production. And rent for land, wages or salary for labor, I can say laborer, or work of laborer, interest of capital, and profit for entrepreneur. These are rewards of factors of production, or we can say factor income. Whereas you can see the examples of transfer income, old age pension, gifts, subsidies, donations, scholarship, etc. are treated as transfer income. है ना. पेंशन के मामले में all pensions are transfer income except only one pension, and that is retirement pension. रिटायरमेंट पेंशन जो होती है वो ट्रांसफर इनकम नहीं होती, वो फैक्टर इनकम होती है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इफ यू रियली लाइक द वीडियो, देन प्लीज लाइक इट, share it with more and more students so that they can also get benefited from this, and subscribe to my channel and press the bell icon. So my friends, thank you so much. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एवरीवन.